हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। तो मेरे शिक्षक साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दीक्षा पर चल रही ट्रेनिंग का चौथा और पांचवा भाग, जो कि है बच्चों का पढ़ने से परिचय। इसके चौथे और पांचवें भाग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चौथे भाग में बताया गया है पढ़ना सीखने की शुरुआत में हमारी भूमिका। ठीक है, वो हम यहाँ पर मतलब है पेरेंट्स और टीचर से। और जो भाग 5 है उसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि इस ट्रेनिंग से आपने क्या क्या सीखा। तो उन्हीं दोनों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये एक 3.5 साल की बच्ची है राधिका। इसके परिवार में सभी पढ़े लिखे हैं, मीन्स इसके घर में हमेशा पढ़ने लिखने का वातावरण बना रहता है। हर जगह किताबें ही किताबें। इसके मम्मी पापा दोनों अच्छे पदों पर हैं और जो इसके भाई बहन है वो भी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब ये 3.5 साल की लड़की एक दिन बोल रही है कि मैं पढ़ सकती हूँ। अब बताइए, जबकि सबको पता है कि वो अभी पढ़ना नहीं सीखी है, लेकिन वो ऐसा बोल रही है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या कारण रहा होगा कि जब वो ऐसे बोल रही है कि वह पढ़ सकती है, तो उसने ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसका सही आंसर है कि वो अपने परिवार वालों से कम नहीं लगना चाहती थी, इसलिए उसने ये झूठ बोला कि वो पढ़ सकती है, क्योंकि उसके घर में पढ़ाई लिखाई का ही माहौल है और वो अपने परिवार वालों के जैसा दिखना चाहती है। एक दूसरा उदाहरण दिया है कि यहाँ पर एक बच्चा ब्लॉक से खेल रहा है, तभी उसके पापा आते हैं और वो भी कुछ ब्लॉक बनाने लगते हैं। मीन्स बच्चे ने खुद नहीं बनाया कुछ भी, बल्कि उसके फादर ने उसकी हेल्प करी और उसने तब ये बनाया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में बच्चा कभी कभी ये सोचता है, बच्चा सबसे ज़्यादा तब सीखता है जब उसे खुद पर विश्वास हो और वो खुद को सक्षम महसूस करे। तो यहाँ पर हमें संवेदनशील होकर यह कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें और शर्मिंदगी महसूस ना हो। बच्चे सबसे अच्छा तभी सीखते हैं जब उन्हें खुद पर विश्वास होता है, और वो सबसे अच्छा किससे सीखते हैं? अपने से उम्र में थोड़ा सा ज़्यादा बड़े, अपने बड़े भाई बहनों से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, या फिर क्लास में जो उनसे सीनियर क्लास के बच्चे होते हैं उनसे सीखने में भी वो रुचि लेते हैं। हम अपनी कक्षाओं में इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस ट्रेनिंग के दौरान। तो अलग अलग पढ़ने की क्षमताओं वाले बच्चों के जोड़े बनाना और कभी कभी किसी विशेषज्ञ को प्रदर्शन के लिए बुलाना। तो हम ये दोनों ही काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें टीचर ने कुछ अक्षर दिए हुए हैं और बच्चों को उन अक्षर को मिलाकर शब्द बनाना है। अब यहाँ पर क्या है, एक बच्चा है जो कि शब्द बना रहा है तापना। तो टीचर उसे टोकती है कि तापना नहीं तपना। जब हम बार बार किसी बच्चे को टोकते हैं तो क्या होता है इस कंडीशन में बच्चे को कैसा लगेगा? घबराहट और खोया हुआ सा एहसास होगा, दुख होगा और गुस्सा भी आएगा कि आप कुछ अर्थपूर्ण क्यों नहीं बोल पाए, या एक सच्ची उत्सुकता होगी। तो यहाँ पे बच्चे को घबराहट और खोया हुआ सा एहसास होगा अगर वो कुछ कर रहा है और टीचर उसको बीच में टोक दे कि नहीं ये तुम्हारा गलत है, तो वो अपने आप को बहुत ही खोया हुआ सा महसूस करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर हरी के साथ हुआ है। हरी जो भी शब्द बना रहा था वो गलत था, तो टीचर उसको टोक रही थी। तो ऐसी कंडीशन में उसने सोचा कि अगर मैं और शब्द बनाऊंगा तो हो सकता है वो भी गलत हो। तो अगर आप हरी की जगह होते तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते? तो हम भी शायद वैसी ही प्रतिक्रिया देते जैसी हरी ने दी थी। तो आपको क्या लगता है कि अध्यापिका इस स्थिति में और क्या कर सकती थी? तो जो मुझे लगता है कि हरी को नए शब्द बनाने से रोकने के बजाय उनके अर्थ के बारे में सोचने को कहती। एक तो ये हो सकता था, और दूसरा नियमों पर थोड़ी चर्चा करके और बातचीत से बच्चों के साथ सहमति से नए नियम बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक स्टोरी है जिसको एक बच्ची पढ़ रही है, चंद्रमा नाम की। तो वो राजा को 2 बार आजा बोलती है, लेकिन वो तीसरी बार में राजा बोल देती है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो कहानी में बहुत ही ज़्यादा खो गई होगी। कई बार ऐसे होता है ना कि हम जब बहुत ज़्यादा खो के किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो कई बार हम उसका 1-2 बार गलत उच्चारण कर देते हैं, लेकिन अगली बार हम उसको सही बोल देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम अंदाजों को क्योंकि हम अंदाजों को निरंतर परख कर सीखते हैं। जैसे कि ये एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर वो चित्र कौन सा है?
तो हम इसको जान जाएंगे कि ये तीसरे नंबर पे जो चित्र दिया हुआ ये वही है जो अभी हमने स्क्रीन पर देखा। तो हमें ऐसे कैसे पता चला? क्योंकि हमने अंदाजे को निरंतर परखा। हमने पहले वो पिक्चर देखी और फिर इतनी सारी में से हमने वो सेम पिक्चर चूज कर ली। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई एक अक्षर हमने दे दिया कि यह अक्षर इस पाठ में कितनी बार आया है। तो यहाँ भी हम अपने अंदाजे का उपयोग करके सही बता सकते हैं कि वो अक्षर यहाँ पर एक भी बार नहीं आया है। बच्चों को बार बार परखना और टोकना उनको सीखने से रोकता है और उनकी सीखने में रुचि को खत्म करता है। यहाँ पर हमने ये निकाला अब निष्कर्ष कि बच्चों को अगर हम बार बार परखते हैं और टोकते हैं तो वो उनको सीखने से रोकता है। चंद्रमा की कहानी में अगर शिक्षिका उसे टोकती रहती तो आपको क्या लगता है कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होती? अगर उसको बार बार टोक दिया जाता उसे एक शब्द को गलत पढ़ने पर, तो निश्चित रूप से उसकी पढ़ने में रुचि कम हो जाती, क्योंकि बच्चों को टोकने से उनकी पढ़ने में रुचि खत्म हो जाती है। अब हम बच्चे पढ़ने में भी अर्थ ढूंढते हैं, लेकिन आपने देखा होगा हमारी बुक इस तरह की हैं कि हम उसमें इस तरह के वो सेंटेंस लिखे होते हैं, माता का आदर कर, बात मान, अपना पाठ याद कर। क्या इनका कुछ अर्थ है? बिना अर्थ के पाठ देकर हमने पढ़ने को बच्चों के लिए बोरिंग और मुश्किल बना दिया है। ये हमारे उसी सवाल का जवाब है जिसमें हम कहते हैं कि जो हमारी परंपरागत तकनीक्स हैं जो 150 साल से चली आ रही हैं पढ़ने की, तो उनमें थोड़े बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि वो हम इसी तरीके से तो पढ़ा है हमने, लेकिन अब इसको बदलने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए कैसी सामग्री देनी चाहिए? तो भाई जो मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए ऐसी सामग्री दें जो बच्चे की कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे। नियम वगैरह तो हम उन्हें बाद में भी सिखा सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है उनमें पढ़ने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना। अगर वो एक बार पढ़ना सीख जाएंगे, उनमें पढ़ने के लिए इंटरेस्ट जाग जाएगा, तो नियम तो वो बाद में भी सीख लेंगे। बच्चे, अब हमने इस पाठ जो ये भाग 4 था, इससे हमने क्या क्या सीखा? बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वो महफूज, खुद पर विश्वास और सक्षम महसूस करते हैं। साथियों से सीखना और सिखाना एक अच्छा तरीका है। सीखने से जानने तक की यात्रा काफ़ी लंबी होती है। हम अंदाजों को निरंतर परख कर सीखते हैं। शिक्षक होने के नाते हमें बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर जाने में समर्थन देने की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी बच्चों में विश्वास रखने की ज़रूरत है कि वो अपनी गलतियों को खुद पहचान पाएं। अगर वो नहीं पहचान पाते तो उनको प्यार से सही दिशा की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत है। बच्चों को अपने लिए स्वयं पाठन सामग्री चुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। पठन सामग्री शिक्षक के उद्देश्यों और बच्चों की रुचि दोनों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। यानी कि पठन सामग्री ऐसी हो जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो और जो शिक्षक के उद्देश्यों को पूरा करती हो। तो इस पाठ से हमने यह सीखा और इसी के साथ हमारा ये कोर्स हो जाता है कंप्लीट। अब जो इसका भाग 5 है उसमें एक असेसमेंट दिया हुआ है, यानी कि उसमें जो हमने ट्रेनिंग के इन 4 भागों से हमने क्या सीखा उसका हमें आकलन करना है। तो जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि जब बच्चे स्कूल में आना शुरू करते हैं तो वे अपनी भाषा को समझने और बोलने में निपुण होते हैं। शिक्षक होने के नाते हम उनकी इस मौजूदा निपुणता का कक्षा में कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसमें से हमें सही विकल्प चुनने हैं। तो इसके सही विकल्प क्या होंगे? बच्चों को कक्षा में अधिक से अधिक बोलने के अवसर देकर, बच्चों के अनुभवों पर आधारित कहानियों की किताबें बनाकर और पढ़ने की शुरुआत ऐसे शब्दों से करके जो बच्चों के रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए हों। यानी कि तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा पाया गया है कि निरक्षर घरों से आने वाले बच्चे साक्षर घरों के से आने वाले बच्चों के मुकाबले स्कूलों में धीरे प्रगति करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बच्चे लिखित पाठ से परिचित नहीं होते हैं। लिखित पाठ से परिचित नहीं होते। बाकी तो इनको सब बातें पता हैं, लेकिन लिखित सामग्री का इनके यहाँ पर अभाव होता है क्योंकि इनके घरों में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरक्षर घरों से आने वाले बच्चों को लिखित पाठ से परिचित कराने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें? हम कक्षा भर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखे चार्ट या पोस्टर लगा सकते हैं। रुचिपूर्ण कहानियाँ जोर से बोलकर पढ़ाई जा सकती हैं। रुचिपूर्ण कहानियाँ जोर जोर से पढ़कर सुनाई जा सकती हैं।
और हम खुद किताबें पढ़कर बच्चों के लिए आदर्श बन सकते हैं। यानी कि हम ये तीनों ही काम कर सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करें। पढ़ना सीखने में मुख्यतः शामिल है। पढ़ना सीखने में भाई क्या क्या शामिल है? अक्षरों को पहचानना और उन्हें सही आवाज़ देना, पढ़े हुए शब्दों को अर्थ समझना, पढ़ी हुई जानकारी को याद रखना और उसे अन्य जानकारियों से जोड़ पाना। ये तीनों ही सही हैं, क्योंकि हमने पढ़ने के क्रम में 6 चीज़ें सीखी थी कि जो पढ़ना है वो 6 क्रियाओं का एक सम्मिलित स्वरूप है। तो उसमें से ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हम में से अधिकतर लोग वाक्य को पढ़ने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं? तो हम कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं? पहली, जानकारी के आधार पर सोचे समझे अनुमान लगाना। तो हम सबसे ज़्यादा इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। शिक्षक के रूप में हम अपने बच्चों को बेहतर और जल्दी पढ़ने में कैसे मदद कर सकते हैं? तो हम कैसे मदद कर सकते हैं? हम ये तीनों ही विकल्प आजमा सकते हैं। उनको जो वो जानते हैं और जो वो पढ़ रहे हैं उसमें जुड़ाव में मदद करके, उनको अर्थपूर्ण माहौल में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री देकर और बच्चों की ज़िंदगी से जुड़े पाठ पढ़ने के लिए देकर। बच्चों को अक्षरों की और उनकी सही आवाज़ पहचानने में मदद करने के लिए क्या क्या गतिविधि की जा सकती हैं? तो यहाँ पर हम क्या क्या गतिविधि कर सकते हैं? एक एक करके अक्षर सिखाएं और हर अक्षर से शुरू होने वाले शब्द बच्चे को बताएं। बच्चों के जीवन में अधिक इस्तेमाल होने वाले शब्दों को लिखकर ब्लैक बोर्ड और दीवारों पर दिखाएं। और कक्षा में किताब दिखाते हुए बोल के पढ़ के कहानियाँ सुनाना नहीं। हम पहले 2 कर सकते हैं इसमें से। वार्नर की जो ऑर्गेनिक पढ़ने की पद्धति की सबसे अद्वितीय बात थी वो क्या थी? तो वार्नर की जो पद्धति की बात थी वो बच्चों को याद करने के लिए रोज़ एक नया शब्द देती थी और वो बच्चों को खुद के अनुभवों और भावनाओं से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती थी। इसके अलावा वो बच्चों को आपस में अपने शब्दों के बारे में एक दूसरे से बातचीत और चर्चा करने के अवसर देती थी। आपके अनुसार बच्चों को किस तरह की किताबें पढ़ना मज़ेदार लगेगा? सही विकल्प चुनना है और इसमें एक ही विकल्प चुनना है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे चित्र हों। भाई बिल्कुल बच्चे उसको पढ़ना पसंद करेंगे जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे चित्र होंगे, जिसमें उनकी खुद की लिखी कहानियाँ हों, जिनमें ऐसी कहानियाँ हों जिनसे वो जुड़ाव महसूस कर पाएँ, ये भी सही है। जिसमें दूर देश की राजा और रानी वाली कहानियाँ हों, ये भी सही है। और ऐसी किताब जो ऊपर दी गई सब बातों का मिश्रण हो। तो अगर हमें एक ही विकल्प चुनना है तो हमारा विकल्प क्या होगा? लास्ट वाला, कि ऐसी किताब जो ऊपर दी गई सब बातों का मिश्रण हो। साहिल अपने बड़े भाई से न केवल शब्द जल्दी सीख पाता है, लेकिन जब वही शब्द उसकी मम्मी उसको सिखाने की कोशिश करती हैं तो उसे सीखना ज़्यादा मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों हो सकता है? तो जैसा कि अभी हमने बात की थी उसमें भाग 4 में कि अपने से थोड़े बड़े साथी पहुंच में ज़्यादा लगते हैं। अपने से थोड़े से बड़े साथी जब गलतियों को ठीक करते हैं तो कम बुरा लगता है। और बड़े लोग क्योंकि ज़्यादा माहिर होते हैं तो वो शायद बच्चे की परेशानियों को ठीक से नहीं समझ पाते, इसलिए बच्चे अपने से थोड़े से बड़े बच्चे से सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे अक्सर एक ही शब्द को कभी सही और कभी गलत पढ़ते हुए देखे गए हैं। जैसा कि हमने चंद्रमा की कहानी में देखा कि वो राजा को पहले 2 बार आजा बोलती है, लेकिन वो तीसरे बार में खुद ही उसे राजा बोलती है। तो ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। शायद उन्हें पाठ मज़ेदार नहीं लग रहा होगा, या फिर वो अनुमान लगाकर और अभ्यास करके धीरे धीरे पढ़ना सीख रहे हैं। सीमा जब भी पाठ पढ़ने लगती है तो उसकी शिक्षिका उसको हर गलत शब्द पढ़ने पर उसे सही करती है। सीमा अब कक्षा में पाठ पढ़ना ही नहीं चाहती। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो भाई ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि उसे शायद पाठ ना पढ़ना ज़्यादा आसान विकल्प लगा होगा कि मैं उसको ना ही पढ़ूं तो ही अच्छा। सीमा शायद चिंतित महसूस करती होगी कि वो फिर गलत पढ़ेगी, जैसा हमने हरी की कहानी में देखा, और उसके अपने दोस्तों के सामने पढ़ने में शर्म आती होगी। ये तो इतना कारगर नहीं है, लेकिन पहले के जो 2 विकल्प हैं वो बिल्कुल उस पर सटीक बैठेंगे कि उसको ये लगता है कि कहीं मैं फिर से गलत ना पढ़ दूँ, फिर से टीचर मुझे टोक देगी, और उसे पाठ ना पढ़ना अब ज़्यादा आसान विकल्प लगेगा क्योंकि उसको टीचर द्वारा बार बार नहीं टोका जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर शिक्षक बच्चों को बार बार टोकता है तो उससे बच्चों की पढ़ने की जो रुचि है वो धीरे धीरे कम हो जाती है।
तो बस ये ट्रेनिंग आपकी हो गई कंप्लीट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरी ट्रेनिंग करने के बाद बिल्कुल सही सही अपने आंसर किए होंगे, और आप यहाँ से अपने उन आंसर्स को चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।